नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र सिंह और आज अपन हिंदी मीडियम की 9th क्लास की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो पहली प्रश्नावली है अपनी संख्या सिद्धांत, उसका पार्ट 2 यानी कि जो दूसरी एक्सरसाइज है 1.2 उसको हल करने जा रहे हैं। तो देखते हैं अपन पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें अपन ने उसमें पढ़ी थी, जो प्रश्नावली स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज अपन ने स्टार्ट की थी। उससे पहले अपन ने प्रीमेय अप्रीमेय संख्याएं जितनी भी थी उनके बारे में पढ़ लिया था। तो पहला ऑप्शन दिया है अपने को, पहला कथन दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही है, ये कथन सत्य है। क्यों है सत्य? क्योंकि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें प्रिमेय और अप्रिमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें प्रिमेय और अप्रिमेय संख्याएं पाई जाती है। अतः प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह आपको लिखना है ऐसे। फिर नंबर 2 पे दिया अपने को कि संख्या रेखा का बिंदु m रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ध्यान से देखना है कि बिंदु रूट m दिया हुआ है। बिंदु रूट m दिया हुआ है तो इसको अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे? नहीं करेंगे। बिल्कुल, यह कथन क्या है? गलत है। संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है और नेगेटिव संख्याएं होती हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और धनात्मक संख्याएं होती हैं। इसके साथ ही हम उस नंबर लाइन पे या संख्या रेखा पर अगर शो करना चाहें, प्रदर्शित करना चाहें, तो भिन्नों के रूप में संख्याएं, जिसे हम प्रिमेय संख्याएं कहते हैं, शो कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जो रूट वाली जो संख्याएं होती हैं, जिनको हम अप्रिमेय संख्या भी कह सकते हैं, वे संख्याएं सभी संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। अतः ये कथन क्या है? गलत है। अगला है अपना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या भी फर्स्ट वाला जो कथन था उससे रिलेटेड ये, तो यह कथन भी क्या है? गलत है। क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होती हैं और अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है। अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है, यह कथन गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या कह रहा है? ध्यान से देखना कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्याएं हैं, यहाँ पे उनका वर्गमूल करेंगे तो एक अप्रिमेय संख्या प्राप्त होगी? बिल्कुल नहीं होगी जी। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अप्रिमेय संख्या हो। नहीं होगी। यानी कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय होंगे? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते होती है या होते हैं।
सीधी सी बात है कि प्रत्येक जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो एक उदाहरण हमें लेना होगा। इसने कहा है नीचे कि एक संख्या का उदाहरण दीजिए, तो एक संख्या का उदाहरण देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ √25, यानी कि मैंने एक संख्या ले ली क्या 25, 25 का रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा, जो कि क्या है एक परिमेय संख्या है। 5 क्या है, वैसे तो प्राकृत संख्या है 5, 5 क्या है प्राकृत संख्या है, जो परिमेय संख्याओं में गिना जाता है, जो परिमेय संख्याओं में आता है, जबकि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। बस इतना ही करना था इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को हमें क्या करना है, शो करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लाइन बनाता हूँ, संख्या रेखा अपन जिसे बोलते हैं। यह अपनी संख्या रेखा है, यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ मैं L, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ मैं, जिसको अपन 0 से निरूपित करते हैं। ये पॉइंट ले लिया मैंने दूसरा, इसको 1, और ये पॉइंट ले लिया मैंने दूसरा, जिसको 2 से निरूपित करेंगे। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे हम एक संख्या रेखा, एक संख्या रेखा L लेते हैं। हम एक संख्या रेखा L लेते हैं और उस पर O, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ O, 0 पर O, जो कि 0 को दर्शाता है, लेते हैं, ठीक है, जो कि 0 को दर्शाता है इसी संख्या रेखा पर। अब हमें क्या करना है कि एक पॉइंट लेना है A, फिर इसी संख्या रेखा पर बिंदु या पॉइंट A लेते हैं, बिंदु A लेते हैं, जो 2 को दर्शाता है, जो 2 को दर्शाता है। यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ A, ठीक है। फिर अब ये लेने के बाद इसी संख्या रेखा पर अपन क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, और ये बना दिया मैंने समकोण त्रिभुज। और यहाँ पे ये दोनों लाइनें काट रही हैं, वहाँ पे मैंने लिख दिया B, ठीक है। ध्यान रहे OA कितना है, OA अपना है 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया है, 2 यूनिट लिखना है यहाँ पे।
और ये कितना रहेगा, 1 यूनिट रहेगा। अब ये मैं यूनिट कहाँ से लेके आया ये ध्यान में रखना। यहाँ पे अपन ने दर्शाया है कि बिंदु ए है वो लेते हैं इसी संख्या रेखा पर जो 2 को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर ये 2 यूनिट को दर्शा रहा है। 2 ही क्यों लिया मैंने, 1 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया? ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि 5 को जब अपन स्क्वायर में लिख करके 2 ऐसे टुकड़ों में विभाजित करते हैं कि जिनका टोटल कितना होगा, 5 होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। इसलिए मैंने, आप चाहो तो ए बी को भी आप 2 यूनिट में ले सकते थे और ओ ए 1 यूनिट हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे भी कर सकते थे आप। आगे देखता हूँ, ये जो अपन ने समकोण त्रिभुज की रचना की है इसे भी हमें लिखना होगा। अब हम समकोण त्रिभुज ओ ए बी एक मिनट, ओ ए बी बिंदु ए पर बनाते हैं या रचना करते हैं, एक ही बात है, ठीक है। त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज बनाने के बाद में अपन इसका मेजरमेंट भी लिखेंगे, माप भी लिखेंगे कि ओ ए इक्वल कितना लिया था, 2 यूनिट, और ए बी इक्वल 1 यूनिट, ठीक है। ये लिखने के बाद में अब अपन आ जाते हैं समकोण त्रिभुज जहाँ बन गया वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो यहाँ पे लिख देंगे बोधायन प्रमेय द्वारा, या फिर पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, कुछ भी लिख देना आप, कि अब हमें कौन सा चाहिए इसके अंदर। देखो कि अपन ने ओ ए भी फाइंड आउट कर रखा है और ओ ए भी फाइंड आउट कर रखा है, ए बी भी फाइंड आउट कर रखा है और ओ ए भी फाइंड आउट कर रखा है। तो अब हमें चाहिए ओ बी। तो ओ बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओ बी इक्वल या ओ बी बराबर रूट, मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए बी का स्क्वायर, यानी कि ओ ए की वैल्यू कितनी थी, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस 1 का रूट, यानी कि रूट 5। क्या आ गया, ओ बी की वैल्यू आ गई। ओ बी अपने पास आ गया अब √5, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ओ को केंद्र मान करके यानी कि सेंटर मान करके क्या करेंगे, ओ भी हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और यहां से अब हमें क्या करना होगा, ओ को अपन ने सेंटर मान लिया और बी क्या हो गया हमारा, रेडियस हो गया, ओ बी क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब एक चाप काटेंगे बी से इस साइड में संख्या रेखा की तरफ, जहां पर ये चाप काटता है वहां हम लिख देंगे सी, वहां हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे।
और जैसे हम सी लिखेंगे तो यानी कि यहाँ पर बिंदु सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान में रखना। अब इसको हमें लिखना होगा, अब लिखेंगे कैसे, ध्यान में रखना। इसको हम लिखेंगे ओ को केंद्र मानकर तथा OB को त्रिज्या मानकर एक चाप काटेंगे संख्या रेखा पर। ठीक है, संख्या रेखा पर जहां चाप काटता है, जहां चाप काटता है वहां बिंदु सी अंकित करेंगे, बिंदु सी अंकित करेंगे। वहां बिंदु सी अंकित करेंगे। ठीक है, अब हमें इसको सीधा सा लिख देना है, या फिर यहाँ पे लिख देंगे जो कि √5 को दर्शाता है। बस, अब नीचे लिख देंगे OC इक्वल OB इक्वल हो जाएगा √5, क्योंकि अपन जब से सर्किल बनाएंगे तो सर्किल हमेशा क्या करता है, सेम रेडियस पे चलेगा, चाहे कोई सी भी साइड हो। तो इसलिए जितनी डिस्टेंस या जितनी दूरी OB की होगी उतनी ही डिस्टेंस या दूरी किसकी होगी, OC की होगी। तो OB की डिस्टेंस कितनी आई अपने पास, √5, तो OC की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अपनी, √5 आ जाएगी। यही था अपना सॉल्यूशन। ये थे अपने कुछ क्वेश्चन। प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर इससे संबंधित कोई भी आपका डाउट हो तो डाउट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देना, अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।